Happy and warm welcome to all of you and welcome to the Cut Up Show। एंड इस सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का पूरा चैप्टर जो है आई विल ट्राई टू फिनिश इट इन मिनिमम टाइम, ठीक है। एंड दोज हु हैव नॉट सीन द लेक्चर्स ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री कैन वॉच दिस लेक्चर इन द ज्योग्राफी प्लेलिस्ट एंड हिस्ट्री प्लेलिस्ट दैट आई हैव मेंशन्ड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री का लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी का लेक्चर मैंने फिनिश किया है 3 आवर्स में, ठीक है, फुल ज्योग्राफी। और हिस्ट्री वाला मैंने फिनिश किया है 4 आवर्स में। सो आप लोग ज़रूर देखें, वो आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो है रेगुलर अपडेट जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो देखते हैं इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। व्हाट इज़ इकोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, थ्योरी ऑफ डिमांड, लॉज ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई, सिस्टम ऑफ बजट, टैक्सेशन सिस्टम, शेयर मार्केट, सेबी, नीति आयोग। नीति आयोग को हम लोग क्या बोलते हैं, थिंक टैंक भी बोलते हैं, ठीक है। आरबीआई के बारे में एट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपना पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इकोनॉमी, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी किसको बोला जाता है, एडम स्मिथ को। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। और मार्शल जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक नामक बुक को किसने लिखा था, मार्शल ने, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं ये क्या किए थे एडम स्मिथ, इंक्वायर किए थे कि कैसे हम लोगों का वेल्थ ऑफ इंडिया बढ़ेगा या घटेगा, ये सब जो है इकोनॉमिक्स में ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डिफरेंट इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है। तो एडम स्मिथ ने क्या दिया है, व्हाट इज वेल्थ and how to increase the quantity of money and savings for economic development, also on what factor the expenditure is based upon। आप लोग समझ गए होंगे कि धन क्या है, वेल्थ मीन्स धन होता है, धन क्या है एंड कैसे हम लोग मनी और सेविंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो खर्च है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन के पढ़ाई पे डिपेंड करता है, या फिर हो सकता है ये मार्केट में हम लोग पैसा लगाते हैं उस पर भी हमारा एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है। तो वो सब के पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। चलिए, अब मार्शल ने एक बुक लिखा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है उसमें 1890 में, ठीक है। क्या दिया है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट विद द परफेक्शन और कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक्स वो स्टडी है जिसमें कि हम लोग परफेक्शन देखते हैं, कंजम्पशन, किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग परफेक्शन देखते हैं कि उसका कंजम्पशन कितना है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, एक्सचेंज कितना हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, जैसे कोई प्रोडक्ट हम लाए उसका हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना हमको प्रोड्यूस करना है किसी इंडस्ट्री को, कितना हम लोग को एक्सचेंज वैल्यू मिल रहा है, कितना हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सब में जब परफेक्शन लाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स क्या होता है, सूक्ष्म और छोटा, बहुत स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली हम लोग किसी फैमिली का डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ते हैं, या फिर हो सकता है किसी एक कस्टमर के बारे में, किसी एक कंपनी के बारे में, किसी एक इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो माइक्रो एज इट मीनिंग सजेस्ट कि छोटा, ठीक है, सूक्ष्म इकोनॉमी, इसका मतलब भी हो गया, ठीक है। तो जैसे हम लोग फैमिली है, कोई फैमिली का इनकम मान लीजिए 10K है पर मंथ, ठीक है। उसमें हम लोग कितना खर्चा करेंगे, कितना सप्लाई करेंगे, कितना डिमांड आएगा, कहाँ रहने का खर्चा कितना होगा, एजुकेशन पे कितना खर्चा होगा, ये सब जो हम लोग मैनेज करते हैं वो सब किस में आता है, माइक्रो इकोनॉमी में। और मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है कि स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, जैसे पूरा देश का हम लोग इकोनॉमी का बात कर रहे हैं, ठीक है, कि देश में जो है स्टील सेक्टर आता है, पावर सेक्टर आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। तो ये सब का हम जब स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, ग्रुप डिमांड, ग्रुप सप्लाई एटसेट्रा। समझ गए इकोनॉमी का स्कोप क्या क्या है, तो थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और लॉ ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस डिटर्मिनेशन हम लोग कैसे करते हैं, फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं इकोनॉमिक्स में हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो प्रॉब्लम आता है हमारा कि हमारे पास जो है लिमिटेड मीन्स और रिसोर्सेज है, बट हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हो। जैसे हम लोग के पास एक ही फ्रिज है, ठीक है,
ठीक है, एक ही फ्रिज अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास 2 फ्रिज हो, तो ये पॉसिबल तो नहीं है। तो ये जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब फ्रिज बनाने के लिए जो भी है, मान लीजिए जो भी गैस यूज होता है उसके अंदर, तो वो जो है हमारे पास सर्टेन अमाउंट में है, जिससे कि 1000 फ्रिज ही बन सकता है, लेकिन डिमांड जो है बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, हम लोग को 2000 पीस चाहिए, तो वो क्या हो गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लिमिटेड मीन्स और रिसोर्सेज है बट सेवरल वंस। रीज़न क्या क्या है, तो अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर चुका कि आपको जैसे आपको चाहिए 1 kg चीनी, लेकिन आपको मिल रहा है 0.5 kg चीनी, ठीक है, शुगर, तो उस केस में क्या हो गया, अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट्स हो गया। सेकेंड, लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है, ऑप्शनल रिसोर्सेज, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हम लोग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी भी गुड्स और सर्विस को, ठीक है। मान लीजिए हम लोग स्टील बना रहे हैं, ठीक है, तो स्टील को हम लोग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस किस कंपनी को देना है स्टील, ठीक है, तो वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। फिर क्या हो गया, हाउ टू डू प्रोडक्शन, ठीक है, कि हम लोग को प्रोडक्शन कैसे करना है, आइदर हम लोग को लेबर लगाना है या फिर मशीन से ही काम चला लेना है, कि मशीन से भी प्रोडक्शन हो जाएगा लो लेबर में, ठीक है, या फिर टोटली मैनुअल लेबर का ज़रूरत है, तो वो सब कैसे करना है ये डिसाइड करता है हाउ टू डू प्रोडक्शन। ये भी जो है प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स का। फिर फॉर हुम टू डू प्रोडक्शन, जैसे हम लोगों ने एग्रीकल्चर किया, ठीक है, मैंगो का एग्रीकल्चर किया, अब हम लोग को किस मार्केट में ले जाकर बेचना है और किसको बेचना है, जैसे सोहन को बेचना है या रोहन को बेचना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, तो वो सब आएगा फॉर हुम टू डू प्रोडक्शन। ओके, अब देखते हैं एक टर्म होता है स्कार्सिटी, जब हम लोग देखते हैं कि डिमांड जो है हम लोगों का सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जैसे हम लोग को चाहिए 2 kg चीनी, 2 kg शुगर, ठीक है, लेकिन सप्लाई दे रहा है कि 1 kg शुगर ही उसके पास अवेलेबल है। हम किसी शॉपकीपर के पास गए, ठीक है, मैंने मांगा कि 2 kg शुगर मुझे चाहिए, उन्होंने बोला कि नो नो आई डोंट हैव 2 kg शुगर बट ओनली हैव 1 kg शुगर, 1 kg ही शुगर है, ठीक है, तो उस समय क्या हो गया, हमारा डिमांड ज़्यादा है लेकिन वो सप्लाई जो है कम कर रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी, सिचुएशन इन विच डिमांड ऑफ रिसोर्सेज मोर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। याद रखिएगा, सिलेक्शन क्या होता है, ऑप्शनल यूज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे टी और कॉफ़ी है, ठीक है, हमें पसंद है टी, लेकिन टी जो है हम लोग को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण क्या है, हम लोग कॉफ़ी से भी काम चला रहे हैं, तो वो सब क्या होता है, ऑप्शनल रिसोर्सेज, कि टी के जगह एक और ऑप्शन मेरे पास है कि कॉफ़ी भी हम लोग पी सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर डन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट टिल द यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई प्रोडक्ट हम लोग लाए उसका यूज किए, वो सबको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चलिए ठीक है, अब नेशनल इनकम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम में डिप्रिसिएशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जीडीपी, जीएनपी, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखिएगा। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्रीज बॉर्डर इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जनरली इंडिया में ये 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है, क्वार्टरली जो है जीडीपी का डेटा आता है, आप लोग भी देखे होंगे, हर एक क्वार्टर में, क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स में जीडीपी का परसेंटेज आता है कि इस बार 8% इंक्रीज़ किया या 6% इंक्रीज़ किया, ये सब डेटा 3 महीने में एक बार आता है, ठीक है। तो ये होता क्या है जीडीपी, जितना भी हम लोग का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है कंपनी, ये जैसे गुड्स में हो गया स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, सर्विसेज में ये पावर सेक्टर हो गया, टीसीएस का सर्विस सेक्टर, ये सब हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, ये सब प्रोड्यूस हो रहा है, तो जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है कंट्री में, इसका जितना भी पैसा आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, जितना भी फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू है, समझ गए कि गुड्स और सर्विसेज जितने भी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका जो पैसा आ रहा है, जितना भी पैसा वैल्यू है, जितना भी उसका वैल्यू है, जैसे 1 kg स्टील आया, ठीक है, प्लस 1 kg शुगर हुआ प्रोड्यूस, ठीक है, इसका मान लीजिए 20 रुपया और इसका 20 रुपया, ठीक है, तो 40 रुपया जो आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जीडीपी है। एक छोटा एग्जांपल मैंने दिया है, ऐसे तो आप जानते हैं कि इंडिया में स्टील भी प्रोड्यूस हो रहा है, कॉपर भी, शुगर भी, और 1 kg तो होगा नहीं, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मीट्रिक टन में प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना जरूरी है, उसको जीडीपी बोलेंगे। अब एक आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज जीएनपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग जानते हो कुछ इंडियन पीपल हैं, जैसे आप ही लोग के भाई बहन होंगे, कुछ इंडियन पीपल है जो कि फॉरेन में रहते हैं, ठीक है,
और कुछ फॉरेन पीपल हैं जो कि इंडिया में रहते हैं और वहाँ यहीं पर वो कमाते हैं। जैसे कोई फॉरेन इंडस्ट्री आई, इंडिया में आई, ठीक है, तो इसको जो पैसा मिलेगा वो तो फॉरेन में जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई रसिया से आया तो ये अपना पैसा कहाँ डालेगा, रसिया में। और इंडियन पीपल जो फॉरेन में कमा रहे हैं वो अपना पैसा कहाँ, इंडिया में ही भेजेंगे। तो जीएनपी में क्या होता है कि जीडीपी में जब इंडियन पीपल जो फॉरेन में रह रहे हैं उनका पैसा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और फॉरेनर पीपल जो कि इंडिया में रह रहे होते हैं और वो जो है अपना सारा पैसा फॉरेन में भेजते हैं, तो उनका पैसा जब घटा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखिए जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एफ। एक्स क्या है, फॉरेन इनकम बाय इंडियन पीपल फ्रॉम एब्रोड, ठीक है। मतलब एक्स जोड़ रहे हैं प्लस एक्स कर रहे हैं, ये इंडियन पीपल है। एक्स का मतलब इंडियन पीपल है जो कि फॉरेन में जाके कमा रहे हैं, और एम का मतलब वो फॉरेन पीपल है जो इंडिया में आके कमा रहे हैं। चलिए ठीक है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, देखिए मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीजेज ओवर टाइम ड्यू टू यूज, वियर, टीयर और ऑब्सोलेंस, ठीक है। मतलब कोई आप मान लीजिए आपने एक मोबाइल लिया, ठीक है, अभी उसका प्राइस नए में जो आप लिए तो 20 के रुपया होगा, ठीक है। अब आप जैसे जैसे यूज करते गए, साल भर हो गया, ठीक है, तो आप उसको बेचने जाएंगे तो हो सकता है 10 के रुपये में वो बिकेगा। तो ये जो 10,000 रुपया कम हुआ ना, 10,000 रुपया का जो कमी आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन। तो जैसे जैसे हम लोग यूज करते गए उसमें कुछ चेंज आते गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीडीपी को जो है माइनस डिप्रिसिएशन जब कर देते हैं, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन वैल्यू जैसे जैसे हम लोग चीज़ को यूज कर रहे हैं वैसे वैसे डिप्रिसिएशन आएगा, तो नेट वैल्यू क्या होगा, डिप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना आएगा, जीएनपी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन जब करेंगे तो, ठीक है। जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। और यही नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड है नेशनल इनकम। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो देखिए ठीक है, नेट नेशनल इनकम का क्या डिफिनेशन है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। जैसे किसी भी पीपल है, कोई पर्सन है इंडिया का, ठीक है, कोई मान लीजिए सर्टेन पर्सन है, उसको जो है गवर्नमेंट जो है वो कोई इंडस्ट्री खोलता है, ठीक है, वो अपना गुड्स वगैरह बना रहा है, ठीक है, तो उसको तो एक एनएनपी आ रहा है, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये कंट्री लेवल का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस में उसको क्या है, गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज देता है, तो सब्सिडीज जो है उसके इनकम में ऐड हो जाएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट उसको 3,000 रुपये देती है कि लाख रुपया का तुम इन्वेस्ट करो, 1 लाख का तुम इन्वेस्ट करो, 3,000 रुपये मैं तुमको दूंगा। तो सब्सिडीज क्या होगा, सब्सिडीज तो उसके लिए अच्छा बात है, ठीक है। तो सब्सिडीज क्या हो जाएगा, ये नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। सब्सिडीज जो दिया वो तो वो भी एक तरह का इनकम ही हो गया, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स उसको लगता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट जो है उस मान लीजिए 3% का टैक्स लेती है, तो वो तो इनकम में आएगा नहीं, ठीक है। आप पे जितना भी टैक्स लग रहा है वो आपके इनकम में इंक्लूड होगा क्या, नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि आपका जो अमाउंट ऑफ नेट पे आएगा वो टैक्स उसको काट कर आएगा, ठीक है। तो टैक्स को हम लोग जब माइनस कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को, और सब्सिडीज़ को जब हम जोड़ देते हैं किस में, नेट नेशनल प्रोडक्ट में, तो वो क्या बन जाता है, नेशनल इनकम। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इन्फ्लेशन एक टर्म आता है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोसेस विच डोनेट सब्सटेंशियल एंड रैपिड जनरल इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोसेस एंड कंसिक्वेंट डिटोरिएशन का मतलब होता है टू ग्रो वर्स सॉरी इन द वैल्यू ऑफ मनी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इसका सिंपल मतलब होता है कि प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है जब बढ़ जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया है, ठीक है। जब लेवल ऑफ प्रोसेस जो है उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज, एक पर एक जो है इंक्रीज आने लगे, ठीक है, प्रोसेस में जो है एक पर एक इंक्रीज आने लगे, तो वैसे कंडीशन को क्या बोलते हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है। इसमें क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है बढ़ जाता है। जो भी हम लोग जैसे मान लीजिए शुगर जो है 40 रुपीज़ पर केजी मिलता था, तो अभी जो है 40 से हो सकता है 20 रुपीज़ बढ़ के 60 रुपये पर केजी मिले। तो वैसे चीज़ को क्या बोलते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया भाई, ठीक है।
जो हम लोगों को मोबाइल प्रीपेड सर्विस मिलता था 20 रुपये रिचार्ज कराने पर 1 महीने का, अब अगर जो 40 रुपये पर महीना लग रहा है तो वो भी क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, रीज़न क्या क्या होता है, तो फाइनेंशियल इनकम जो है जब इंक्रीज कर जाएगा, सबका इनकम मान लीजिए इंक्रीज कर गया, आपका भी मेरा भी मान लीजिए 7,000 रुपये से इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो जो भी प्राइवेट फॉर्म या फिर कोई भी फॉर्म है वो क्या चाहेगी कि अब सबका इनकम इंक्रीज कर गया तो उसका भी इनकम इंक्रीज होना चाहिए। तो उसका जब इनकम इंक्रीज करेगा तो वो क्या करेगी, जो भी गुड्स वो बना रही है, जो भी थिंग्स वो बना रही है, उसका भी क्या करेगी, वैल्यू को इंक्रीज कर देगी। जो 5 रुपये बिकता था उसको 10 रुपये में बेचेगी। ठीक है, तो देखिए इंक्रीमेंट ऑफ फाइनेंशियल इनकम, डिक्रीमेंट इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में आइदर डिक्रीज हो जाए तब भी एक रीजन हो सकता है इन्फ्लेशन का। मान लीजिए क्या किया, कोई सेक्टर है जो कि मान लीजिए शुगर बनाती है, ठीक है, शुगर मिल जो है शुगर बनाती है, अभी क्या है वो अपना प्रोडक्शन जो है पहले 100 kg बनाती थी, अभी क्या है 5 kg कर दी, 50 kg कर दी। ठीक है, तो 100 kg को कंज्यूम करने वाले जितने ग्राहक थे उसके कंज्यूमर, अब तो जो है 50 kg ही कंज्यूम करना होगा। ठीक है, तो वो लोग क्या चाहेंगे कि नहीं भाई हमको 100 kg ही कंज्यूम करना है, तो 50 kg वाला, अब इसके पास तो 50 kg है तो इसका क्या हो जाएगा कि इसका भाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले जो 100 kg में बेचते थे अभी वो 50 kg में, पहले जो चीनी का दाम 40 रुपये होता था अब वो 80 रुपये पर केजी बेचेंगे। क्यों, क्योंकि वांट्स तो हम लोग का उतना ही है लेकिन प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन प्रोडक्शन के कारण या फिर ठीक है उसके कारण क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हमारा बढ़ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, डिक्रीमेंट इन प्रोडक्शन का एक दो कॉज होता है नेचुरल डिजास्टर, जैसे अभी कोरोना का आप लोग जानते हैं, कोविड-19 में आप लोग देखे होंगे कि बियर का दाम जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन जो है बियर का बहुत ज़्यादा लूज कर गया था। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट आया था, तो आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे वीडियो भी आए थे। ठीक है, बियर सिगरेट ये सब का दाम जो है बढ़ गया था, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो जाए तब भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन प्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप प्रोडक्शन तो उतना ही कर रहे हैं लेकिन पॉपुलेशन जो है इंक्रीज कर गया तो वांट्स हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा होने लगा। ठीक है, तो ये सब के कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक होता है। ठीक है, जैसे डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट इज बढ़ जाए। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है उसका डिमांड एक पर एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह के इन्फ्लेशन को क्या बोलेंगे कि डिमांड पुल। जैसे किसी चीज़ का डिमांड बढ़ गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसका प्राइस भी जो है बढ़ जाएगा। हम लोग को ज़्यादा डिमांड चाहिए, 5 से 10 kg चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्शन तो उतना ही है, ठीक है, सप्लाई उतना ही है और डिमांड जो है बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा प्राइस उसका, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। तो ऐसे टाइप के इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, फाउंड ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, फेस्टिव सीजन में ये देखने को मिलता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस ऑफ एनी गुड्स इंक्रीज है। जैसे एमआरपी जो है किसी गुड्स का हम लोग इंक्रीज कर दिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। चलिए ठीक है, ये जैसे ऑयल और, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेशन आता है। ठीक है, ऑयल और पेट्रोलियम जो है प्राइस बढ़ गया, वो सबको क्या बोलेंगे हम लोग कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल और पेट्रोलियम का दाम जैसे 60 बैरल पर यूनिट था, अभी जो है 80 बैरल पर यूनिट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस ना चाहते हुए भी एमआरपी जो है हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को रॉ मटेरियल नहीं ज़्यादा महंगा मिल रहा है, तो ऐसे टाइप के इन्फ्लेशन को क्या बोलेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। चलिए ठीक है, रिफ्लेशन के बारे में अब बात है। इन्फ्लेशन आफ्टर रिसेशन एंड डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेशन। ठीक है, मान लीजिए कोई रिसेशन आया, ठीक है, आर्थिक मंदी आया, उसके बाद जो इन्फ्लेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये रिफ्लेशन है। याद रखिएगा, डिफ्लेशन क्या होता है, कंट्रोल इन्फ्लेशन विथ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी हम लोग जनरेट कर रहे हैं और इन्फ्लेशन जो है हमारा उतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, मतलब कंट्रोल स्थिति में है, 1-2 रुपये बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट भी जो है, रोज़गार भी जो है हम लोग बहुत मतलब ज़्यादा मतलब ये नहीं हुआ है, ज़्यादा घाटे में नहीं गया, रोज़गार की ज़्यादा कमी नहीं हुआ है, डिप्रिसिएशन नहीं हुआ है, तो वैसे टाइप के इन्फ्लेशन को मतलब क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन हुआ है। चलिए ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है,
ठीक है। अनकंट्रोल इन्फ्लेशन विथ अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, गरीबी आ गया, ठीक है, बेरोजगारी आ गया, ठीक है, और इन्फ्लेशन भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उस टाइप के इन्फ्लेशन टाइप को क्या बोलते हैं कि कंट्रोल में अब हो ही नहीं रहा, चीज़ों का दाम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जैसे पेट्रोल है उसका दाम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वैसे चीज़ को क्या बोलेंगे, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। ये मिक्सचर है स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, ये मिक्सचर होता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब किसी चीज़ का प्राइस जैसे 2 रुपये था, 2 रुपये से डायरेक्ट हो गया 4 रुपये, डायरेक्ट 10 रुपये हो गया, तो देखिए कितना परसेंट चेंज आया, 200% बढ़ गया, 100% बढ़ गया, ठीक है, 500% बढ़ गया, मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, 100% से ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे कि हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या होता है। इन्फ्लेशन जब आएगा तो क्या क्या हो सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज बिकम कॉस्टली, ये तो आप जान ही रहे हैं। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ जाएगी उस समय। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का दाम बढ़ेगा, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोडक्शन भी उस तरह से रखेगा, ठीक है, तो वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं डिक्रीज इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मनी, मतलब मनी का जो है, रुपया का स्तर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को जो सामान 40 रुपये में मिलता था अभी जो है 60 रुपये में मिलता है, तो रुपया का स्तर क्या हो गया, गिर गया, ठीक है, 40 की जगह 60 दे रहा है, तो रुपया का स्तर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मनी जो है गिर जाएगा, ठीक है। रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअर, पुअर पीपल जो है पुअर ही रहेंगे और रिच पीपल जो है बिकम रिचर, क्योंकि वो जो है रिच पीपल जो है अपने सामान को 60 के जगह 80 में बेच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो और ज़्यादा रिच हो जाएंगे। लेकिन पुअर पीपल जिनका इनकम की 5,000 ही है, ठीक है, जो सामान वो 60 रुपये में लेते थे अभी 80 में ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, और पुअर होंगे। बोरोवर्स आर इन प्रॉफिट एंड लेंडर्स आर इन लॉस, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं डिफ्लेशन क्या होता है। तो डिफ्लेशन ऑलरेडी मैंने बता चुका है, डिफ्लेशन जो है अपोजिट हो जाएगा इन्फ्लेशन का। चलिए, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मनी जो है इसमें इंक्रीज करेगा और प्राइस ऑफ गुड्स सर्विसेज डिक्रीज करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स और सर्विसेज जो भी लेते हैं वो जो है प्राइस डिक्रीज कर जाता है, और मॉनेटरी वैल्यू जो है रुपया का स्तर जो है हम लोग का इंक्रीज कर जाता है। कैसे होगा, क्यों, क्योंकि जो 60 रुपये आप सामान लेते थे, मान लीजिए 40 रुपये मिल रहा है, तो अब देखिए रुपया का वैल्यू तो बढ़ गया भाई, 60 रुपये में देता था अभी 40 रुपये में ही दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रुपया का वैल्यू बढ़ा देगा, और यहीं गुड्स और सर्विसेज का ये दाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 60 से 40। चलिए ठीक है, देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किस दो स्तर पे होता है। तो दो प्राइस इंडेक्स है जो कि तय करते हैं कि इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन। एक होता है कंज्यूमर लेवल पर जिसको कि बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो कि मतलब होलसेल और रिटेलर और सेलर के लेवल पे होता है। तो देखिए प्राइस और इन्फ्लेशन एट द लेवल ऑफ सेलर और रिटेलर हु बाई कम्युनिटीज इन अ बल्क और हर्स है। मतलब ऐसा सेलर आप लोग देखते भी होंगे, कोई मार्केट को बोलता है कि होलसेल मार्केट है, ठीक है, जो कि बल्क प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, एक दो प्रोडक्ट नहीं लिया, 200 प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। तो उस लेवल पर जो प्राइस और इन्फ्लेशन होता है सेलर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। इंडिया में ये सब यूज होता है जनरली, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तो ये रिटेल इन्फ्लेशन एज इट मेजर्स इन्फ्लेशन एट रिटेल और कंज्यूमर लेवल पर जो होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, होलसेल लेवल पर जो सेलर और रिटेलर लेता है उस पर, और कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर डायरेक्ट जो लेगा उस पर जो इन्फ्लेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो याद रहेगा आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कौन कौन सा आता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी आता है, और एक मिक्स्ड इकोनॉमी आता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, तो कैपिटलिस्ट गुड्स आर ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और बिजनेस। जैसे हम लोग को अमेरिका में देखने को मिलता है, टेस्ला जैसा कंपनी है, ठीक है, इलोन मस्क जो है इसको ओन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टेस्ला कंपनी जो है कार बनाने की कंपनी है, ठीक है, या फिर एक एरोस्पेस की कंपनी है जिसको कि इलोन मस्क ओन करते हैं। कौन सा ये कंपनी का नाम है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वो जो है प्राइवेट जैसे प्राइवेट जेट वगैरह या फिर किसी चीज़ को छोड़ना है, ठीक है, अंतरिक्ष में, तो उसके लिए क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। तो वो सब जो है प्राइवेट इंडिविजुअल और बिजनेस के द्वारा ओन किया जाता है। तो वैसे इकोनॉमी को क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट। जैसे पूरा इकोनॉमी जो है प्राइवेट हाथों में है, ठीक है,
जैसे मान लीजिए इंडिया का इकोनॉमी टोटल जो है टाटा, बिरला या फिर अनिल अंबानी के हाथ में आ जाए, तो वैसे टाइप की इकोनॉमी को क्या बोलेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, ये इकोनॉमी कहाँ पर देखा जाता है? ठीक है, सप्लाई और डिमांड पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड होता है। तो ये तो नॉर्मल सा बात है, जितना सप्लाई होगा, जितना हमको डिमांड चाहिए, उसी के अनुसार हम लोग गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, जनरल मार्केट में, रैदर दैन थ्रू सेंटर प्लानिंग। सेंटर मतलब इसमें प्लानिंग नहीं करते हैं। सेंटर प्लानिंग क्यों करेगी? क्योंकि बिजनेस जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के द्वारा जो है गुड्स जो है ओन किया जा रहा है, तो इसमें सेंटर का कुछ हाथ नहीं रहेगा। जैसे देखिए एग्जांपल यूएसए, कनाडा और यूके हो गया। अब हम लोग देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें कि जो है ऑनरशिप जो होता है जनरली सेंटर के पास रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास रहता है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सोशल ओनरशिप एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विच में मीन ऑटोनोमस, कोऑपरेटिव और डायरेक्ट पब्लिक ओनरशिप, जिसमें कि पब्लिक ओनरशिप होता है। ठीक है, जनरली गवर्नमेंट के पास जो है ओनरशिप होता है। गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज। वैसे इकोनॉमी को क्या बोलेंगे? सोशलिस्ट इकोनॉमी। कहाँ कहाँ पर है देखिए, एक सैमुअल्सन जो है इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने सोशलिस्ट का डिफिनेशन दिया है, ऑल थिंग्स टू ऑल मैन। ठीक है, सब चीज़ सबके लिए अवेलेबल है, ये मेन है। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज कर गया क्या है। ठीक है, ऑल थिंग्स टू ऑल मैन। सोशलिज्म रेफर्स टू गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि चाइना में हम लोग को देखने को मिलता है, डेनमार्क में और फिनलैंड में देखने को मिलता है। सारा चीज़ जो है गवर्नमेंट के अंडर में रहती है जनरली। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन इकोनॉमिक सिस्टम है। मतलब इसमें प्राइवेट इंटरप्राइजेज भी पार्टिसिपेट करती है और स्टेट इंटरप्राइजेज भी पार्टिसिपेट करती है। लेकिन स्टेट का कुछ चीज़ों में मोनोपोली देखा जाता है इसमें। किस में? जैसे कि पब्लिक सर्विसेज में, डिफेंस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर बेसिक इंडस्ट्री में। जैसे डीआरडीओ देखिए, जनरल डिफेंस सिस्टम के लिए बनाती है। हाल हो गया, एचपीसीएल हो गया, ये सब क्या है? ऑयल इंडस्ट्री है। ठीक है, तो ये सब जो है गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। अभी तो गवर्नमेंट इसको भी प्राइवेटाइज करने का सोच रही है। गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री है, तो इसमें इसकी मोनोपोली दिखती है गवर्नमेंट की। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर जब मिल जाते हैं तो उस तरह के इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है, इसमें कुछ जैसे स्टील सेक्टर देखिए, स्टेनलेस स्टील, जिंदल स्टेनलेस स्टील जिंदल के द्वारा ऑन की जाती है। टाटा स्टील, जमशेदजी टाटा का ग्रुप है ये। ठीक है, तो ये प्राइवेट इन्वेस्टर हो गया। और गवर्नमेंट का भी है, जैसे सेल हो गया, फिर से वाइजैक स्टील हो गया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट का भी है, दोनों जो है एक दूसरे में साथ में मिलकर जो है इकोनॉमी को प्रभावित कर रहे हैं। तो वैसे टाइप के इकोनॉमी को क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसी को हम लोग डुअल इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों जो है उन लोगों के बीच जो है प्रोडक्शन का शेयर होता है। चलिए, गोल्डन मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट भी इसको बोलते हैं। याद रहेगा, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का दोनों का जो है मिक्सचर है ये। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस फॉर सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के बारे में गवर्नमेंट का एक इंटरफेयर इसमें रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में कौन सा होगा? इंडिया। ठीक है, सैमुअल्सन ने क्या बोला कि मिक्स इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेट। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है एक साथ मिल के जो है इकोनॉमी को हेल्ड करते हैं। ठीक है, तो वैसे इकोनॉमी को क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल्सन। ठीक है, मुराद करके एक इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने क्या बोला? मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एक्सरसाइज इकोनॉमिक कंट्रोल। इकोनॉमिक कंट्रोल जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के हाथों में रहता है, ये बोले मुराद ने। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? जैसे दो गुड्स हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमाउंट ऑफ टू डिफरेंट गुड्स दैट कैन बी ऑब्टेन बाय शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन टू द प्रोडक्शन ऑफ अदर। जैसे दो गुड्स का जो है हम लोग जो है एक को एक्स एक्सिस पर और एक दो गुड्स को जो हम लोग कंपेयर करते हैं जिस कर्व पर, उस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कि दो गुड्स का, जैसे यहाँ पर मान लीजिए गुआवा है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए मैंगो है, तो मैंगो का कितना प्रोडक्शन हुआ, गुआवा का कितना प्रोडक्शन हुआ, कितने टाइम पर, तो उसको जो हम लोग कंपेयर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे यहाँ पर देखिए राइस है, यहाँ पर जो है वीट है।
यहाँ एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं बी। बी पॉइंट पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि राइस जो है, मान लीजिए टन में है प्रोडक्शन इसका, ठीक है। तो राइस जो है 10 टन प्रोडक्शन होता है और वीट का जो है 2 टन प्रोडक्शन होता है। वहीं पॉइंट सी पर हम लोग देखते हैं कि 5 टन प्रोडक्शन होता है वीट का, 6 टन प्रोडक्शन होता है राइस का, ठीक है। तो ये हम लोग ऑब्जर्व जो करते हैं वो कौन से कर्व पे करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये डिस्क्राइब करता है सोसाइटल चॉइस बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब ये भी डिसाइड करता है कि हम लोग कौन सा दो डिफरेंट, जैसे राइस और वीट है, इसमें हम लोग क्या क्या लेंगे, ठीक है। चलिए, ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है ऐसे आया है, ठीक है। अगर जो कोई पॉइंट जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट है, मतलब इसको अटेन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर ना राइस का प्रोडक्शन कुछ है ना ही वीट का जो प्रोडक्शन है वो दोनों जो है मैच नहीं कर रहा है। मतलब ये जो है इस कर्व के अंदर में रहेगा, ठीक है। एक बात को समझिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर में जितने भी पॉइंट रहेंगे उसी को हम लोग अटेन कर सकते हैं, लेकिन बाहर वाले पॉइंट को हम लोग अटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं पॉइंट ई को ही हम लोग लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। और पॉइंट बिटवीन ए एंड डी एंड बी एंड सी को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर चुका। अब यूटिलिटी क्या होता है भैया, तो यूटिलिटी पावर ऑफ एनी कम्युनिटी विच सेटिस्फाई द नीड ऑफ द यूजर, ठीक है। जो कि किसी भी कमोडिटी का वो पावर जो कि हम लोग के नीड को सेटिस्फाई करता है। जैसे कोई यूजर है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, मान लीजिए शुगर चाहिए, ठीक है। कोई इंडिविजुअल है रोहन या सोहन, उसको शुगर चाहिए, और इसको शुगर जो है कोई फर्म जो है जो प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें इतना पावर आना चाहिए कि ये जो है इसको शुगर दे सके। तो वैसे चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे कि यूटिलिटी है, ठीक है। रेफर्स टू व्हाट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, वही लाइन है, सेटिस्फैक्शन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। कितना कंजम्पशन दे सकता है एक कमोडिटी, मतलब फर्म, वो जो है डिसाइड करता है कि यूटिलिटी कितना है, ठीक है। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। ऑब्वियस सा बात है, हो सकता है मेरे पास ये 3 kg शुगर चाहिए तो किसी और के पास जो है 2 kg शुगर चाहिए, किसी के पास 1 kg हो सकता है। अभी मुझे जून के महीने में 3 kg शुगर चाहिए और जुलाई के महीने में मैं चाय नहीं पीता हूँ तो 2 kg शुगर चाहिए। तो ये टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, ये जो है मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है, वैरी करता है। प्रोफेसर हॉब्सन एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, यूटिलिटी द एबिलिटी ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई ए वांट, मतलब कोई भी गुड्स है, थिंग्स है या फिर सर्विसेज है, मतलब हम लोग को क्या चाहिए और वो देने का जो एबिलिटी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो हम लोग को कैसे, कौन सा गुड्स चाहिए और उसको देने का एबिलिटी जो है हमको हमको कैसे मिल रहा है, उस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे कि यूटिलिटी है ये। चलिए, मिस्टर फिशर ने यूटिलिटी का एक यूनिट दिया था जिसको कि यूटिल के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या होता है, तो देखिए, लॉ ऑफ इकोनॉमी सेटिस्फाइंग दैट ए पर्सन इंक्रीज कंजप्शन ऑफ ए प्रोडक्ट वाइल कीपिंग कंजप्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट कांस्टेंट। जैसे कोई प्रोडक्शन है, जैसे हम लोग को शुगर और टी, एक एग्जांपल लेते हैं। शुगर का हम लोग कंजम्पशन जो है 1 kg ही रखते हैं, लेकिन टी का कंजम्पशन जो है पहले 1 kg था, लेकिन अभी क्या है, बढ़ा के हम लोग 2 kg कर दिए हैं। तो ऐसे टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं कि लॉ हो रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो रहा है, ठीक है। मतलब एक का प्रोडक्शन हम लोग कांस्टेंट रखे हैं, शुगर का हम लोग प्रोडक्शन क्या कांस्टेंट ही रखे थे, लेकिन टी का प्रोडक्शन हम लोग बढ़ा दिए हैं, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे कि डिमिनिश कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी। देयर इज डिक्लाइन इन मार्जिनल दैट पर्सन डिराइव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो है जीरो से छोटा कभी नहीं हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। कंज्यूमर कंपेयर्स द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी विथ इट्स यूटिलिटी, हाँ, जितना हम लोग को वांट्स चाहिए, जितना हम लोग को सेटिस्फैक्शन या बेनिफिट चाहिए, उसी से हम लोग डिपेंड ये करते हैं कि हम लोग को प्राइस कितना लगेगा, ठीक है। मतलब हम लोग किसी कपड़े दुकान पर गए, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन का कपड़ा है, वो बोल रहा है कि नहीं 600 रुपये है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि नहीं, कॉटन तो 400 रुपये में ही मिलता है, ठीक है। तो कौन सा हम लोग को प्राइस सेटिस्फाई कर रहा है,
तो वो कौन डिटरमाइन करता है कि वही प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो वो हम लोग जो है कंज्यूमर ही डिसाइड करता है। ठीक है, बीइंग ए रेशनल कंज्यूमर ही विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द सेट फॉर द प्राइस सेट फॉर द कमोडिटी। वही बात हो गया, जैसे 600 रुपये वो बोल रहा है मेरे को चाहिए 400 रुपये में। ठीक है, तो जब ये प्राइस जो है इक्वल आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग रेशनल कंज्यूमर है। ठीक है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम इच सक्सेसफुल यूनिट इज इक्वल टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये जो है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, इच सक्सेसिव यूनिट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डिटरमाइन कर रहा है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग पॉइंट समझ गए कि क्या होगा। ठीक है, रेशनल कंज्यूमर क्या होता है। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम पे कब आएगा रेशनल कंज्यूमर, जब जो है हम लोग को उतना ही दाम में सामान मिल रहा है जितना में कि हम लोग चाहते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो थ्योरी ऑफ डिमांड में हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिक ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या क्या पढ़ेंगे, नीड्स और वांट्स में दोस्तों बहुत छोटा सा फर्क है। छोटा क्या, बड़ा फर्क भी आप लोग बोल सकते हैं। नीड्स क्या होता है, मतलब वो चीज़ हम लोग को रिक्वायर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मतलब अगर जो क्लॉथ है तो एक क्लॉथ तो हम लोग को पहनने के लिए चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या हो गया, नीड्स हो गया। लेकिन डिमांड क्या है कि वो गुड्स और सर्विसेज दैट आर नॉट नेसेसरी बट दैट वी डिजायर और विश फॉर। जैसे मेरे पास फैन है, ठीक है, हम लोग को ज़रूरत नहीं है एसी का। ठीक है, मान लीजिए मौसम ठंडा है, ठीक है, हम लोग के साइड ज़्यादा गर्मी नहीं होता है तो हम लोग को एसी का ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग को एसी चाहिए। तो वो विश और डिजायर जो हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वांट्स बोलेंगे। एक टीवी है उसमें हम लोग काम चला सकते हैं, लेकिन एक और टीवी हम लोग को चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे कि वांट्स है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिमांड क्या है। इट इज़ एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब ए कंज्यूमर्स डिजायर एंड विलिंगनेस टू पे प्राइस फॉर ए स्पेसिफिक गुड और सर्विसेज। ठीक है, होल्डिंग ऑल द फैक्टर कांस्टेंट एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज विल डिक्रीज डिमांड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, डिमांड क्या है, मतलब कोई भी कंज्यूमर कितना चीज़ डिजायर करता है। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए। ठीक है, मतलब मेरे को क्या चीज़ सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि डिमांड है। ठीक है, जैसे हम लोग को शुगर चाहिए तो शुगर कितने अमाउंट में चाहिए, ये सब क्या हो जाएगा, डिमांड का एग्जांपल हो जाएगा। हम लोग कंज्यूमर क्या डिजायर करते हैं और क्या हम लोग का चाहत है। ठीक है, किसी भी मान लीजिए कोई गुड्स है शुगर, ठीक है, उसको ख़रीदने के लिए हमको कितना दाम देना पड़ेगा, फिर से कितना हम लोग को शुगर का डिमांड है या फिर कितना हम लोग को शुगर का डिजायर है। जैसे 1 kg शुगर का डिजायर है हम लोग को, मतलब इच्छा है कि 1 kg शुगर ले, तो वो सब चीज़ किस में आ जाता है, डिमांड में। ठीक है, जब हम लोग ऑल फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देंगे और किसी चीज़ का गुड्स और प्राइस, जैसे शुगर है उसका प्राइस जो है 1 kg पहले 40 में था, अभी जो है 60 रुपये हो गया, जब बढ़ जाएगा और हमारा इनकम जो है वही वही का वही है 10,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो हमारा इनकम वगैरह तो चेंज नहीं हुआ, या फिर और भी जो फैक्टर्स था, खर्चा वगैरह जो हो गया और अदर खर्चा जो हो गया एजुकेशन पर, वो सब चेंज नहीं आया, लेकिन शुगर में जो है 40 से 60 रुपया हो गया। तो वैसे चीज़ को क्या बोलेंगे, वो सब चीज़ क्या करता है कि डिमांड को जो है हम लोग को कम कर देता है, क्योंकि इनकम हमारा उतना ही है तो उसी में हम लोग को रहना है। 1 महीने कर्जा लेकर तो कोई रहेगा नहीं। ठीक है, तो वैसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे कि डिमांड जो है इंक्रीज कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो 60 रुपये में चीनी दे रहा है हम लोग 40, जो 1 kg चीनी दे रहा है हम लोग 40 रुपये में लेंगे, 2/3 kg ऑफ चीनी। ठीक है, चलिए देखते हैं, मतलब 1 kg से कम चीनी कर देंगे ताकि हम लोग का इनकम भी जो है सेटिस्फाई कर सके। फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि डिमांड क्या है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है, कितना प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट भी जो है डिटरमाइन करते हैं कि डिमांड हम लोग को कितना चाहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो उसके सब्सटीट्यूट में हम लोग कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गुड्स है, ठीक है, शुगर है एक तरफ, सॉरी ये एक तरफ टी है मान लीजिए, एक तरफ कॉफ़ी है। ठीक है, तो ये मान लीजिए टी का दाम अगर जो बढ़ गया तो सब्सटीट्यूट जो इसका दाम है, इसका भी जो है दाम बढ़ जाएगा। सॉरी, एक तरफ मान लीजिए टी है और एक तरफ है शुगर,
टी और शुगर जो है हम लोग दोनों साथ में रहेगा तभी हम लोग चाय पीते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि टी का दाम जब बढ़ गया तो शुगर का दाम भी बढ़ जाएगा। ऐसे तो जनरली ये होता नहीं है। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, टोस्ट हो जाएगा और बटर टोस्ट हो जाएगा। तो बटर का दाम जैसे बढ़ेगा तो टोस्ट का भी दाम जो बढ़ रहा है, तो वैसे चीज़ को क्या बोलेंगे कि सब्सटीट्यूट गुड है, ठीक है। दोनों मतलब साथ में रहेंगे तभी खा सकता है इंसान। देखिए तो क्या लिखा है, प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीज, डिमांड ऑफ सब्सटीट्यूट इज लाइकली टू राइज, ठीक है। दूसरे का भी डिमांड जो है बढ़ने लगता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। इट इज़ ए गुड हुज यूज इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ एसोसिएटेड और पेयर गुड्स। जैसे ए और बी है, ठीक है। इफ़ यूजिंग ऑफ ए रिक्वायर्स यूज मोर ऑफ बी, ये भी कम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, ठीक है। जैसे टी जैसे जैसे हम लोग का ब्रेड और टोस्ट हो गया, ठीक है, ब्रेड और बटर हो गया, ठीक है। तो ब्रेड बटर में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ब्रेड का दाम बढ़ेगा तो बटर का दाम भी बढ़ जाएगा, तो वैसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं कि कम्प्लीमेंट्री। तो ये भी जो है डिटरमाइन करता है कि हम लोग का डिमांड कितना होगा। जैसे जितना ब्रेड आप लाओगे उतना ही तो बटर आप लाओगे, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्मल गुड्स। डिमांड ऑफ नॉर्मल प्रोडक्ट इज अफेक्टेड बाय इनकम ऑफ कस्टमर। जितना हमारा इनकम रहेगा उतने ही हिसाब से तो हम लोग गुड्स खरीदेंगे, ठीक है। चाहे उतने ही हिसाब से तो हमारा गुड्स का डिमांड आएगा, ठीक है। चाहे वो 60 रुपये हो जाए या 70 रुपया, लेकिन इनकम हमारा 10,000 ही है, फिक्स ही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 70 रुपया वाला ही 60 से 70 जब हो गया चीनी का दाम, तो 70 रुपया के हिसाब से ही खरीदेंगे, ठीक है। मतलब हम अपना क्या है, डिमांड को जो है डिक्रीज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दाम जो है बढ़ गया है। इन्फेरियर गुड्स क्या होता है, इनकम इंक्रीजेज एंड डिमांड डिक्रीजेज, इनकम डिक्रीजेज एंड डिमांड इंक्रीजेज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स। जैसे इनकम मेरा इंक्रीज कर गया लेकिन डिमांड जो है डिक्रीज कर रहा है, तो वैसे को क्या बोलेंगे, इन्फीरियर गुड्स। या इनकम हमारा घट गया और डिमांड जो है हमारा बढ़ते जा रहा है, तो वो सब क्या हो गया, इन्फीरियर गुड्स में आ गया। चलिए इसेंशियल गुड्स क्या होता है, थिंग्स वी नीड इन लाइफ फॉर सर्वाइवल। मतलब सर्वाइवल के लिए जो जो ज़रूरी है। पहले क्या था, रोटी कपड़ा और मकान, अब तो घर भी हो गया है। जैसे फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर एट्सेट्रा। हाँ सॉरी, मकान को ही घर बोलते हैं। गिफन गुड्स। चलिए गिफन गुड्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स विच आर अपोजिट टू द लॉ ऑफ डिमांड। जो कि लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिफन गुड्स। तो ये एक पॉइंट है, पढ़ लीजिएगा। टिपिकली एन इन्फेरियर प्रोडक्ट दैट डज नॉट हैव इजली अवेलेबल सब्सटीट्यूट और एज ए रिजल्ट ऑफ विच इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स द डोमिनेट्स द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। जिसका कि कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है, ठीक है। वैसे गुड्स जिसका कि कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है, अब बढ़ गया तो बढ़ ही गया उसका, ठीक है। मतलब शुगर के जगह आप गुड़ नहीं ले सकते हैं, वैसा कुछ सब्सटीट्यूट नहीं होगा। टी के जगह आप कॉफ़ी नहीं ले सकते हैं, टी पीना है तो टी ही पीना है, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, गिवन गुड्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, तो देखिए मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर ए पर्टिकुलर गुड एंड ए चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो कितना हमारे डिमांड में चेंज हो रहा है बाई चेंज इन प्राइस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि कितना हमारा प्राइस चेंज हो रहा है। कोई भी गुड खरीदे, ठीक है, उसका चेंज इन प्राइस कितना हो रहा है और हमारा डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं, इलास्टिसिटी है डिमांड का। 3 पार्ट है, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। एग्जाम्पल है, प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेज देन वी विल प्रेफर टी एज अल्टरनेटिव, ठीक है। ये क्रॉस इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी होता है, प्राइस इलास्टिसिटी किसी भी डिमांड का होता है, कितना चेंज इन डिमांड हो रहा है बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है। परसेंटेज डिमांड चेंज, चेंज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ डेल्टा से, बाय परसेंटेज प्राइस चेंज, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी है। मतलब प्राइस में चेंजेस में कितना परसेंटेज डिमांड का चेंज आया, ठीक है। किसी भी गुड्स है उसका प्राइस चेंज हुआ तो उसमें कितना डिमांड का जो है चेंज आया, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। याद रखिएगा, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। डिमांड जो है हमारा इन्फिनिटी जब आ जाए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमारा इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है। इसका एक मतलब क्या हो सकता है कि चेंज इन डिमांड जो है हमारा कुछ भी हो, लेकिन चेंज इन प्राइस जो है जीरो आ जाए, ठीक है। चेंज इन डिमांड को डेल्टा लिख रहे हैं तब भी क्या हो जाएगा,
इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये कौन सा केस आ जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक का केस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्राइस, देखिए प्राइस का चेंज जो है पी नॉट का पी नॉट ही है। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी जो है हमारा डिमांड में जो है इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट आ रहा है, तो वो कौन सा एग्जांपल हो गया, परफेक्टली इलास्टिक का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट एस का है और ये प्रोडक्ट डी का है। ठीक है, चेंज इन प्राइस वुड एलिमिनेट ऑल डिमांड्स फॉर द प्रोडक्ट। आगे हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई। तो हम लोग ने डिमांड के बारे में देख लिया कि डिमांड क्या होता है, कैसे डिमांड को कोई फैक्टर जो है डिटरमाइन करता है। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई के बारे में। प्रोडक्शन क्या होता है, ये जो कोई भी फर्म है, ठीक है, वो कितना नंबर ऑफ फिनिश्ड गुड्स दे रही है। मतलब कोई फर्म है स्टील बना रही है, मान लीजिए बिलेट बना रही है स्टील में, ठीक है, तो कितना बिलेट का प्रोडक्शन हो रहा है टोटल मीट्रिक टन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो प्रोडक्शन है। ठीक है, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रोडक्शन है। तो देखिए दिस इज फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर मैन्युफैक्चर फॉर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से ही बनेगा कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट, ऑब्वियस सा बात है। फैक्टर्स कौन कौन सा है, लेबर, ठीक है, कैपिटल, लैंड और इंटरप्रेन्योर। ठीक है, कैपिटल और लैंड मतलब पैसा और लैंड तो हम लोग को चाहिए ही चाहिए कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना। जैसे स्टील है तो स्टील को लैंड चाहिए, पैसा चाहिए शुरुआत में, मान लीजिए 100 करोड़ 200 करोड़ मनी चाहिए, फिर से इंटरप्रेन्योर चाहिए। ठीक है, लेकिन लेबर जो है, लेबर तो हम लोग का ट्रांसफरेबल फैक्टर है, लेबर भी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेबर चाहिए, मशीन चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो है फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो लेबर जो है ट्रांसफरेबल फैक्टर है, ठीक है, जो कि और बाकी बाकी सब जो है स्टेबल फैक्टर है। क्यों, क्योंकि लैंड तो एक जगह फिक्स हो गया तो हो गया। अब लैंड हम लोग थोड़े चेंज करते हैं कि आज कंपनी मेरा बिहटा में है तो कल कंपनी मेरा पटना में होगा, ऐसा तो नहीं करते हैं। ठीक है, अब कैपिटल जो हम लोग लगा दिए वो तो लगा दिए, अब ऐसा थोड़ा है कि कैपिटल फिर वापस आएगा। तो ठीक है, ये सब जो है स्टेबल फैक्टर है, कैपिटल, लैंड और इंटरप्रेन्योर। लेकिन लेबर जो है ट्रांसफरेबल फैक्टर, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में आदमी जा सकता है, या फिर हम लोग जो है लेबर को हायर कर सकते हैं दूसरे कंपनी से, या फ्रेशर को हायर कर लिए तो लेबर हमारा चेंज हो गया। तो लेबर जो है ट्रांसफरेबल फैक्टर है, ठीक है, ट्रांसफ़र होते रहता है। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं टोटल प्रोडक्शन क्या होता है। तो टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ फिक्स टाइम इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन है। तो नाम से ही पता चल रहा है कितना टोटल गुड्स और प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए हम लोग लेबर में चेंज ला दिए। ठीक है, लेबर पहले 2 आदमी काम करते थे, अभी 4 आदमी काम करते हैं। तो 2 आदमी जो काम करते होंगे वो मान लीजिए 4 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते थे, अभी 4 आदमी काम कर रहे हैं तो वो मान लीजिए 8 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है। तो ये जो चेंज आया ना 4 माइनस 8, और सॉरी 8 माइनस 4, ये 4 का जो चेंज आया, ठीक है, प्लस 4 जो चेंज आया उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, तो लेबर में जैसे हम लोग चेंज लाए तो कितना डिफरेंस हुआ प्रोडक्शन में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन एक होता है टोटल प्रोडक्शन बाय टोटल नंबर ऑफ लेबर्स। तो याद रखिएगा कितना प्रोडक्शन हो रहा है बाय टोटल नंबर ऑफ लेबर इज एवरेज प्रोडक्शन। एक आता है रिटर्न टू स्केल, इसमें होता है इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल, एक होता है डिक्रीज इन रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं जब आउटपुट जो है, ठीक है, जैसे हम लोग इनपुट जो है, इनपुट जो कि रॉ मटेरियल होता है, जनरली रॉ मटेरियल को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट भी जो है इंक्रीज करे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इंक्रीज इन रिटर्न ऑफ स्केल है। ठीक है, मतलब मेरा स्केल में रिटर्न जो है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे देखिए an increasing return of scale occurs when the output increases by a large production than the increase in input। जैसे इंक्रीज हम लोग 3% का इंक्रीमेंट किए इनपुट में, ठीक है, और हम लोग को आउटपुट में मिल गया 3.75% का। ठीक है, तो देखिए 3% से 3.75% तो ज़्यादा है, आउटपुट में मिल गया। ठीक है, तो ऐसे टाइप के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन रिटर्न ऑफ स्केल हो रहा है। ठीक है, तो याद रहेगा इनपुट जैसे 3 टाइम किए तो आउटपुट हम लोग को 3.75 टाइम्स मिला। चलिए अब देखिए कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल क्या होगा, जितना हम लोग इनपुट में खर्चा कर रहे हैं, जितना हम लोग इनपुट बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, उतना ही जो है आउटपुट भी बढ़ घट रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। और डिक्रीज क्या बोलेंगे, इनकी इनपुट तो हम लोग बढ़ा रहे हैं लेकिन आउटपुट जो है इनपुट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, मतलब घट रहा है। जैसे इनपुट हम लोग 3 गुना कर दिए इनपुट, और आउटपुट जो है 2 गुना ही दे रहा है।
ठीक है, तो 3 गुना किए तो 3 गुना एटलीस्ट होना चाहिए था, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और 3 से अगर जो ज़्यादा मान लीजिए 4 गुना होता तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन रिटर्न ऑफ स्केल। और अगर जो 3 गुना से 2 गुना हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन रिटर्न ऑफ स्केल। तो याद रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, फिक्स लिमिट के बाद जो है प्रोडक्शन जो है डिक्रीज कर जाता है। क्यों कर जाएगा, क्योंकि इनपुट जो है आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 3 गुना, आउटपुट जो है 2 गुना आपको मिल रहा है। तो सोचिए इसको कितना भी बढ़ाइएगा फिर बाद में क्या हो जाएगा, घटते घटते एक समय जो है आउटपुट 0 पे आ जाएगा। तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा आफ्टर ए फिक्स लिमिट। एक लिमिट के बाद जो है प्रोडक्शन डिक्रीज करने लगता है। कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू क्या होता है, देखिए कोई भी मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, वो मान लीजिए फिनिश्ड गुड्स को बेचती है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो जो है अपना गुड्स बेचती है। तो वो गुड्स जो है कितने अमाउंट में, मान लीजिए 10 गुड्स बनाती है, 10 गुड्स को कितने अमाउंट में बेचती है, मान लीजिए 100 रुपये में बेच रही है 10 अमाउंट को। तो वो जो 100 रुपये उसके पास आए उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि रेवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन सेलिंग ए गुड्स बाय ए फर्म इज नोन एज रेवेन्यू। इसमें टोटल रेवेन्यू आता है, मार्जिनल रेवेन्यू, अगेन मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू गेन्ड बाय प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट। जैसे 10 गुड्स बना रहे थे, ठीक है, अभी हम 11 गुड्स बना रहे हैं, तो उसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है, 10 गुड्स का 100 रुपया दाम था, अभी 11 गुड्स जब बनाए तो हम लोग का मान लीजिए 110 रुपया दाम आ गया। तो 10 रुपये का जो चेंज आया ना एक गुड्स को चेंज करने में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, ये सब कुछ टाइप्स है। अब मार्केट क्या होते हैं, मार्केट तो वो जगह जहाँ पर बायर भी रहे और सेलर भी रहे। ठीक है, तो ये तो छोटा मोटा टर्म है। 3 टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं जनरली। परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, जहाँ पर कि सेलर जो है बायर से ज़्यादा रहे, वहाँ पर कंपटीशन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। देखिए सेलर भैया बायर से ज़्यादा है, ठीक है, जैसे किसी मार्केट में जाइएगा, सब्जी वाले मार्केट में भी जाइएगा तो सेलर क्या रहता है, मान लीजिए बैगन बेच रहा है कोई, तो 4 आदमी बेच रहा है, ठीक है, और लेने वाला एक ही आदमी है। ठीक है, तो चारों क्या करेंगे, मतलब आप लोग को कभी कभी तंग भी करने लगते हैं कि भैया मेरे से सामान लीजिए, मैं 2 रुपये सस्ता दूंगा। वो अलग से बोलेगा देखिए मेरा क्वालिटी अच्छा है, मैं 3 रुपये सस्ता दूंगा। ठीक है, तो वैसे में क्या होता है, सेलर जो है बायर से बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर, तो वैसे को क्या बोलेंगे, कंपटीशन है भाई मार्केट में ज़्यादा। ठीक है, तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, ऑलमोस्ट एवरी सेलर सेल्स सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ऑलरेडी मैंने बताया ब्रिंजल का एग्जांपल लेके, बैगन का एग्जांपल लेके, कि सारे जो है एक ही टाइप के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। कंज्यूमर्स हैव कंप्लीट इन्फो अबाउट द प्रोडक्ट। तो ये तो नॉर्मल बात है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट एक आता है, इट कंस्ट्रक्ट्स ऑफ ओनली 1 शेयर एंड नंबर ऑफ बायर, जहाँ पर कि एक ही सेलर है, ठीक है, और बायर जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वैसे टाइप के ये को क्या बोलेंगे मार्केट को, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। और एक मोनोपोलिक कम्पिटिटिव मार्केट होता है, याद रखिएगा, मोनोपोलिक कम्पिटिटिव मार्केट के बारे में मैंने बोला है। ठीक है, इसमें जो है बायर्स और सेलर बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब बायर्स भी ज़्यादा हैं सेलर भी ज़्यादा हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मोनोपोलिक कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ बजट। बजट के बारे में, बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बजट को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट में हम लोग देखेंगे बजट और फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, बजट हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नेक्स्ट ईयर। कोई भी बजट अनाउंस होता है तो आप लोग देखते होंगे कि उस नेक्स्ट ईयर का, जैसे 2021 का बजट आया, ठीक है, तो 2021 में क्या क्या खर्चा होगा, क्या क्या इनकम आएगा, ठीक है, क्या क्या एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट, वो सब के बारे में बताती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 110 में मनी बिल आता है, वो जो है बजट को, बजट के बारे में बताता है। आप ये एक बात ध्यान रखिएगा, बजट कोई टर्म नहीं इंट्रोड्यूस है आर्टिकल में। ठीक है, मनी बिल इसको बोला जाता है। चलिए ठीक है, गवर्नमेंट कैन इंक्रीज ओल्ड टैक्स टू इम्पोज न्यू टैक्स बाय मनी बिल। पहले का जितना टैक्स था उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं, गवर्नमेंट को ये मतलब राइट है कि वो बढ़ा घटा सकता है। ये जो है मनी बिल में लिखा हुआ है आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 112 क्या बोलता है, इंडियन प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नेक्स्ट ईयर इन इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन प्रेसिडेंट जो है इनकम और एक्सपेंडिचर को जो है प्रेजेंट करता है इंडियन पार्लियामेंट में, ये बता रहे हैं। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति जो हैं संसद भवन में इनकम और एक्सपेंडिचर को
मतलब 2021 में कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये सबको प्रेजेंट करेंगे, उसको आर्टिकल 112 बताता है, याद रखिएगा। बजटरी सिस्टम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बजट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, ठीक है। पहला बजट ऑफ इंडिया किसने प्रेजेंट किया था? जेम्स विल्सन ने, ये याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1860 को। इनको फादर ऑफ बजटरी सिस्टम ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, किनको? जेम्स विल्सन को, याद रखिएगा। इन्होंने ही जो है इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था कि इनकम पे जो है टैक्स लगेगा, किन्होंने? जेम्स विल्सन ने। तो जेम्स विल्सन से 3 पॉइंट हो गया। पहला बजट जो है इंडिया का प्रेजेंट करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जेम्स विल्सन, फादर ऑफ बजटरी सिस्टम ऑफ इंडिया जेम्स विल्सन, इंट्रोड्यूस किए थे इनकम टैक्स को, ठीक है। कितने? 500 रुपये से जो ज़्यादा कमाएगा उन पे जो है इनकम टैक्स लगवाया था। उस समय 500 रुपये का वैल्यू भी ज़्यादा था, ठीक है। अभी क्या है? अभी जो है रेल बजट, पहले क्या था? रेल बजट जो है अलग से आता था, ठीक है। अभी क्या है? रेल बजट और जनरल बजट, मतलब जो इंफ्रा पे खर्च किया जाएगा, एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, ये सब बजट, बिजनेस पे कितना खर्च किया जाएगा, पावर सेक्टर में कितना खर्च किया जाएगा, ये दोनों को कंबाइन करके एक बजट में दिखाया जाता है, ठीक है। और ये बजट जो है 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे निर्मला सीतारमन जो है अभी के फाइनेंस मिनिस्टर जो है, उन्होंने 1 फेब को प्रेजेंट किया था रेल बजट और प्लस जनरल बजट दोनों मिला करके, ठीक है। तो ये है कि बजट जो है कब प्रेजेंट किया जाएगा इन द पार्लियामेंट, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। न्यू बजट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड मंथ ऑफ मार्च एंड इट इज इम्पोज फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से जो है कोई भी बजट अप्लाई होता है, इसलिए हम लोग देखते हैं 1 अप्रैल से बहुत सारी चीज़ों का दाम बढ़ते घटते रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट को इतना राइट है कि वो इंक्रीज कर सकता है टैक्स या डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। देखते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का होता है। एडिशनल ग्रांट रिक्वायर्ड टू मीट द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। वो एडिशनल ग्रांट जो कि जो है गवर्नमेंट का जो है कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, उसमें जो है कुछ और जैसे हम लोग को खर्च पड़ेगा, तो वैसे एडिशनल ग्रांट को हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे 2021 में एक्सपेंडिचर है 4000 करोड़ का, हमारे पास मान लीजिए 3500 करोड़ है, 500 करोड़ और चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? कि सप्लीमेंट्री ग्रांट है, ठीक है। When grants authorized by Parliament fall short of required expenditure, an estimate is presented before Parliament for supplementary और additional grant, ठीक है। ये तो वही बात हो गया, जब ग्रांट्स जो है जैसे 4000 करोड़ का था लेकिन 3500 करोड़ ही है, तो मतलब ग्रांट्स जो है पार्लियामेंट से जब ऑथराइज हो जाता है और 500 करोड़ जैसे घट गया तो फॉल शॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो इसको जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है कि हम लोग को हाँ एडिशनल ग्रांट और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स चाहिए। चलिए ठीक है। व्हेन लास्ट बजट, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंस बिफोर 31 मार्च देन ए बिल इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोन एज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब वोट ऑन अकाउंट्स क्या होता है? तो व्हेन बजट इज नॉट पास बाय 31 मार्च, बजट मतलब 31 मार्च तक पास हो जाना चाहिए, ये एक रूल है, ठीक है। और 31 मार्च तक ही जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का भी जो है व्हेन लास्ट बजट, ठीक है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का बिल भी जो है इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जब बजट मान लीजिए, तब क्या होगा जब बजट जो है 31 मार्च तक पास नहीं होता है, तब क्या करता है गवर्नमेंट को जो है कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा। अब 31 मार्च तक मान लीजिए बजट पास नहीं हुआ, ठीक है, तो 1 अप्रैल से जो गवर्नमेंट को पैसा खर्चा आएगा उसके लिए उसके पास पैसे तो है नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, पार्लियामेंट से कुछ पैसे लेता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि वोट ऑन अकाउंट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है अपने खर्चे के लिए, ठीक है, एक्सपेंडिचर के लिए पार्लियामेंट से कुछ पैसे लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो है वोट ऑन अकाउंट्स है। फंड कहाँ कहाँ से आता है इंडिया का, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये जो है आर्टिकल 266 में मेंशन है, ठीक है। 266(1) में जो है ये कंस्टिट्यूटेड है। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, मनी बोरोड एंड रिसीव्ड फ्रॉम लोन गिवन बाय गवर्नमेंट फ्लो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड। मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस जो हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हो गए, और मनी जो है लोन के टर्म में लिया जाता है या फिर रिसीव जो लिया जाता है, वो सब जो है कंसोलिडेटेड फंड में आते हैं,
ठीक है, जो जो हम लोग डायरेक्ट टैक्स भरते हैं या इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड में आ जाएंगे। इमरजेंसी फंड क्या होता है, तो इमरजेंसी फंड नाम ही सजेस्ट करा है, जैसे कोई इमरजेंसी आ गया उस टाइप के लिए जो फंड रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमरजेंसी फंड। देखिए इसको आर्टिकल 267(1) में डिस्क्राइब किया गया है। इट इज़ द नेचर ऑफ इम्प्रेस्ड, ठीक है, मनी मेंटेन्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस विच इज़ प्लेस्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट टू एनेबल हिज और हिम टू मेक एडवांसेज टू मीट अर्जेंट और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, इसको जो है प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कि आप हमको डिस्पोज कीजिए, मतलब आप हमको आज्ञा दीजिए कि हम जो है कुछ पैसे लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर हम लोग को देखा जा रहा है। ठीक है, मतलब ये एक्सपेंडिचर का हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन ये एक्सपेंडिचर जो है हम लोग को आ गया। जैसे कहीं पर बाढ़ आ गया तो बाढ़ के टाइम क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कुछ चाहिए होगा, लोगों को राहत के लिए 300 करोड़ देना है, तो इसका जो है एक्सपेंडिचर हम लोग बजट में नहीं प्रेजेंट किए थे। तो वैसे के लिए क्या करते हैं हम लोग, इमरजेंसी फंड का यूज़ करते हैं। पब्लिक फंड, ठीक है, गवर्नमेंट जो है इसमें बैंकर की तरह यूज करता है, बैंकर की तरह वर्क करता है। जैसे KVP स्कीम है, किसान विकास पत्र, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में जो है काम करती है। ठीक है, सेविंग्स स्कीम ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस इन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, जैसे गवर्नमेंट जो है कुछ पैसे उधार लेगी। ये पब्लिक फंड्स वो है जिसमें कि गवर्नमेंट जो है बैंकर की तरह काम करेगी। जैसे गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट लोगों से उधार लेगी। गवर्नमेंट एक स्कीम निकालेगी कि आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करो, मैं आपको सेविंग्स अकाउंट में मैं आपको 9% जो पहले ब्याज था 10% ब्याज से दूंगा। तो लोग क्या कहेंगे कि 10% मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब साल में ही 1,000 रुपया हमको मिल जा रहा है जो पहले 900 मिलता था। तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के बैंक में। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास इस तरह से पैसे आते जाते हैं, और गवर्नमेंट को जब और इससे क्या होता है कि पीपल को भी प्रॉफिट दिखता है। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर बैंकर की तरह काम करती है। जैसे KVP स्कीम हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, ये सब इसमें आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन बजट के बारे में। चलिए, पहला बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस किसने प्रोड्यूस किया था, RK शानमुखान चेट्टी, याद रखिएगा। ठीक है, पहला बजट ऑफ रिपब्लिकन इंडिया जॉन मथाई ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिकन इंडिया किसने प्रेजेंट किया था, जॉन मथाई, ये क्वेश्चन आता भी है। बजट प्रेजेंटेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम बजट किसने प्रेजेंट किया, मोरारजी देसाई, याद रखिएगा 10 टाइम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिकन इंडिया जॉन मथाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंटरिम बजट जो है CD देशमुख ने प्रोड्यूस किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओनली PM टू प्रेजेंट बजट जो है जवाहरलाल नेहरू हो गया, राजीव गांधी हो गया, इंदिरा गांधी, ये लोगों ने जो है बजट को प्रोड्यूस किया था। ऐसे जनरली बजट को कौन प्रोड्यूस करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, PM भी जो है पहले क्या है, 2-3 PM प्राइम मिनिस्टर भी जो है प्रेजेंट किए थे बजट को। उनका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सारे कांग्रेस लीडर थे। चलिए ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं। तो बजट में जनरली क्या क्या आता है ये मैंने कंक्लूड कर दिया। एक रेवेन्यू आएगा, एक कैपिटल आएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में डिवाइड होता है। फिर से रिसिप्ट को हम लोग टैक्स रेवेन्यू में डिवाइड कर सकते हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यू में। ये सारे टर्म मैंने समझा चुके हैं आपको। रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर ये सब क्या होता है, खर्च। टैक्स को जो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा टैक्स आता है, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सब डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन सा हो गया, सर्विस टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, ठीक है, फॉरेन गुड्स पे जो लगते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, पब्लिक इंटरप्राइज से, इंटरेस्ट से, टेंडर से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बजट का एक पार्ट होता है कैपिटल। कैपिटल में जो है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर आता है। चलिए ठीक है, ये वाला टर्म देख लीजिएगा। आगे हम लोग इनकम टैक्स सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें सर्विस टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सब क्या होता है, ये सब मेंशन रहेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं टैक्सेशन सिस्टम के बारे में अब। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन सिस्टम। इसमें हम लोग डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ेंगे। टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया, देखिए, फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट टैक्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसको जो है फाइनेंस कमीशन, इसके लिए एक बनाया गया है, एक कमिटी बनाई गई है जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। इसमें 4 मेंबर रहते हैं और एक चेयरमैन रहता है।
ठीक है, जिसको कि अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर रहते हैं, 4, एक चेयरमैन, और इन सबको अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट। ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन कौन थे, केसी नियोगी, याद रहेगा। ठीक है। 13th कौन है, विजय केलकर, याद रखिएगा। 14th, और अभी प्रेजेंट के हमारे कौन है, एन.के. सिंह। ठीक है, 15th मेंबर हैं अभी आप, जो कि 2020 से लेकर 2025 तक रहेंगे। ठीक है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट मतलब 15th चेयरमैन है वो ऑफ फाइनेंस कमिश्नर, कौन है, एन.के. सिंह। तो केसी नियोगी का नाम एक याद रखिएगा, फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर के फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, और एक 15 जो कि प्रेजेंट में है, एन.के. सिंह। चलिए ठीक है, देखते हैं अभी क्या है। स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग जो है जितना भी टैक्स आता है, मान लीजिए 100% टैक्स है, ठीक है, 100 रुपया टैक्स आया, ठीक है, इसमें जो है क्या करती है फाइनेंस कमीशन, जितना भी टैक्स आया इसका स्टेट गवर्नमेंट को 41 रुपये देगी और अपने पास जो है 59 रुपया रखेगी। ठीक है। तो अभी जो है नया रूल आया है कि स्टेट गवर्नमेंट को आपको 100 रुपये अगर जो टैक्स आ रहा है तो उसमें 41 रुपये स्टेट को देना है और 59 रुपये सेंटर को खुद रखना है। ठीक है। राजा चिलैया को क्या बोला जाता है, टैक्स रिफॉर्म से ये रिलेटेड है। तो ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी में कि राजा चिलैया किससे रिलेटेड है, तो टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब जो है डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ठीक है। मैक्सिमम रेवेन्यू हम लोग को कहाँ से आता है, कॉर्पोरेट टैक्स में। ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स है, ये कोरोना का जब टाइम था कॉर्पोरेट टैक्स जो है घटाया भी गया था। ठीक है। किसी कंपनी पे कितना टैक्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स तो आप लोग जानते ही हैं, इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम पे जितना टैक्स लगता है। वेल्थ टैक्स, ठीक है, ये एबोलिस्ट कर दिया गया था फॉर द बजट ऑफ 2015-16 के बजट में इसको हटा दिया गया था। गिफ्ट टैक्स क्या होता है, इसी को हम लोग पेपर टैक्स भी बोलते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डज मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के पेमेंट में जो है सबसे ज़्यादा खर्चा करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। जैसे हम लोग मान लीजिए यूएसए से हम लोग कुछ पैसा लिए, ठीक है, मान लीजिए $1 बिलियन पैसा लेते हैं। ठीक है। तो इसका जो इंटरेस्ट आता है उसमें जो है हम लोग सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि नहीं है। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, कस्टम ड्यूटी आता है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है, कोई भी गुड्स जो है उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब हम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये सब आता है फॉरेन कंट्री से करते हैं। ठीक है। कोई सामान मंगाए उसको, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अंतर क्या है, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई सामान जब हम विदेश से भारत में लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये इंपोर्ट हो रहा है। और कोई भी सामान जब हम विदेशों में बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। तो उसको लाने, ले जाने और ले आने के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो टैक्स लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इन द कंपनी, कंपनी में जो जो सॉरी कंट्री है, जैसे अपने इंडिया में जितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्टील हो गया, पावर हो गया, वो सब पे जो टैक्स लगाते हैं वो सब क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी में आता है। सर्विस टैक्स क्या होता है, सर्विस ट्रांजैक्शन में, किसी चीज़ को हम सर्विस दे रहे हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एक कंपनी है, वो सर्विस देती है लोगों को। ठीक है। तो सर्विस में जो टैक्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस टैक्स है। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, भाई कमोडिटी ट्रेडर्स के द्वारा जो टैक्स लगता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी पे जो हम लोग का टैक्स लगता है, जैसे सिक्योरिटी का मतलब जनरली हो गया जैसे शेयर मार्केट, जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग शेयर के रूप में खरीद के रखे हैं, ठीक है, तो उसके रूप में जो टैक्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, जो कि 0.01% है फिलहाल। जैसे शेयर मार्केट में आप लोग अगर जो कोई इन्वेस्ट किया होगा तो उसको नॉलेज होगा कि एक जो है पैसा निकालते वक्त हम लोग को टैक्स लगता है। ठीक है। ट्रांजैक्शन करते वक्त हम लोग को टैक्स लगता है 0.01% का। ठीक है। जैसे 1 लाख रुपया निकालना है तो 1 लाख रुपया में हम लोग को 0.01% का टैक्स लग जाएगा, 1,000 रुपये का टैक्स लग जाएगा। वो टैक्स कौन सा होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जीएसटी के बारे में आप लोग जानते होंगे, जीएसटी जो कि 5%, 18%, 12%, ये सब इसका कैप है। ठीक है। तो ये कुछ टैक्स हो गए जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कुछ कुछ चेंजेस भी आते रहते हैं। ऑन एवरी परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज लेवाइड ऑन स्टॉक होल्डर, ये सिक्योरिटी टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया ही, स्टॉक एक्सचेंज में यूज होता है।
ट्रेजरी बिल क्या होता है? इट इज़ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सिक्योरिटी जो रखती है, जैसे शेयर हो, शेयर के फॉर्म में कुछ रख लिए, स्टॉक के फॉर्म में, जैसे गवर्नमेंट के पास मान लीजिए 2000 शेयर के फॉर्म में जो रख ली ये सिक्योरिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये ट्रेजरी बिल है। किसके द्वारा इशू होता है? तो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पब्लिक टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स अगेंस्ट इट। लोन लेती है बैंक से इसके लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भी शेयर जो रखती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बिल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ना कि हम लोग अगर जो रखेंगे शेयर तो उसको नहीं बोलेंगे कि ये ट्रेजरी बिल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब रखेगी तो उसी को बोलेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। दो टाइप होता है, एक T91, एक T364 होता है। ठीक है, इंडिया के पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। एसबीआई हो गया, फिर बीओआई हो गया, ये सब है। कुछ बैंकों का मर्जर भी हुआ है, तो ये बैंक जो है आपको गूगल कर लीजिएगा, वो मिल जाएगा कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है, कितने प्राइवेट बैंक है। ठीक है, पीएनबी में ओबीसी बैंक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ है। ओबीसी मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर हुआ है। आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक को कहते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं अब हम लोग शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है दोस्तों, शेयर मार्केट में हम लोग पढ़ेंगे एनएसई, बीएसई, रेसिडेक्स, मल्टी कमोडिटीज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं शेयर मार्केट होता क्या है। इसमें क्या है कि शेयर मार्केट में जो है हम लोग पैसा नहीं रखते हैं, कोई भी चीज़ शेयर के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, वो अपना 1 लाख का शेयर जो है बेचना चाहती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए 10 रुपये पर शेयर, सॉरी 1000 रुपये पर शेयर बेचना चाहती, तो इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 100 शेयर हो जाएंगे, जिसको कि हम लोग सिक्योरिटी बोल सकते हैं। 100 सिक्योरिटी शेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मान लीजिए मैंने 2 शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो ये मेरे को कितने रुपए में मिलेगा? 2000 रुपये में। तो ये जो है 2000 रुपये मैं 2 शेयर में जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं क्या बोलूँगा? ये जो है मैंने शेयर लगा दिया है शेयर मार्केट में। ठीक है, और इसका जो जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, 1 लाख रुपये से मान लीजिए 1,10,000 हो गया, तो वैसे वैसे मेरा भी प्रॉफिट बढ़ेगा। मान लीजिए इसका 10% बढ़ गया, तो मैंने जो 2000 रुपया लगाया है उसका भी 10% बढ़ के 2200 रुपया हो जाएगा। 2000 का 10% बढ़ेगा 200, 2200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है शेयर मार्केट, जिसमें कि हम लोग पैसा लगाते हैं और शेयर के फॉर्म में जो है कमोडिटीज़ को खरीदते हैं, थिंग्स गुड्स को खरीदते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं कौन कौन से शेयर मार्केट जो है इंडिया में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बहुत फेमस है, एनएसई। ये जो है 1992 में स्टार्ट हुआ था, रिकमेंडेड बाय फरमानी कमेटी। फरमानी कमेटी के द्वारा रिकमेंड हुआ था। ऑथराइज कैपिटल 25 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल है इसका। ठीक है, मेन प्रोमोटर्स जो है एसबीआई और आईडीबीआई है। हेड ऑफिस इसका मुंबई में है, याद रखिएगा। चेयरमैन चित्रा रामकृष्णा, अभी करंट के चेयरमैन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कौन है? मेन इंडेक्स ऑफ एनएसई कौन सा है? निफ्टी। ठीक है, निफ्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इंडेक्स ऑफ 50। निफ्टी का आप लोग सुने भी होंगे, निफ्टी और सेंसेक्स। ठीक है, ठीक है, तो निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में पढ़े होंगे। बीएसई में जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है सेंसेक्स आता है, और निफ्टी किस में आता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। टोटल 50 लिस्टेड कंपनी है निफ्टी। नेशनल इंडेक्स ऑफ 50 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कंपनी को, तो 50 लिस्टेड कंपनी है, याद रखिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं। ये 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। बीएसई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? हेड ऑफिस इसका भी मुंबई में है। चेयरमैन जो है आशीष कुमार चौहान है, अभी लेटेस्ट चेयरमैन आप लोग देख लीजिएगा। ओल्डेस्ट शेयर मार्केट ऑफ एशिया, एशिया का सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट शेयर मार्केट है। ठीक है, 5500 लिस्टेड कंपनी है इसमें, बीएसई में। ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपनी लिस्टेड इट कम्स फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। नंबर ऑफ जितना कंपनी लिस्टेड है, मतलब सबसे ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है इस बीएसई में। ठीक है, वर्ल्ड में। ठीक है, तो वर्ल्ड में इसका पहला स्थान है। 3 मेन इंडेक्स ऑफ बीएसई कौन कौन सा है? सेंसेक्स, जिसके बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, मतलब देखे होंगे कि सेंसेक्स अभी इतना ऊपर गया है, सेंसेक्स अभी इतना डाउन गया है, ये सब के बारे में न्यूज़ पढ़ते रहते हैं। बीएसई 200 भी जो है, जो कि 200 कंपनी आता है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा, सेंसेक्स में टोटल 30 कंपनी है, बीएसई 200 में 200 कंपनी है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। एक जो होता है डॉलेक्स। ठीक है, डॉलेक्स क्या बताता है? इट्स इंडेक्स शो द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ कंपनी इन रुपीज एज वेल एज इन डॉलर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए डॉलेक्स। तो देखिए,
डॉलेक्स का मतलब क्या हुआ, इसका जो शेयर मार्केट में जो प्राइस बताएगा ना एक शेयर का, ये रुपीज़ में भी बताएगा और डॉलर में भी बताएगा। ठीक है, तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, डॉलेक्स। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी देता है। रेसिडेक्स के बारे में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, ज्वाइंट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक एंड बीएसई। हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाउसिंग बैंक और बीएसई मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया, ज्वाइंट ऑफ प्रोजेक्ट बनाया, उसका क्या नाम है, तो याद रखिएगा रेसिडेक्स। ये टर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। एनएचबी और बीएसई मिलकर जो है रेसिडेक्स का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये। ठीक है। मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है न्यू स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, 2013 में आया था। हेड ऑफिस इसका मुंबई में है। ठीक है। मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन जो है सौरभ चंद्रा है। इंडिया में जो है 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस है। ठीक है, तो होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसमें ये वाला ज़रूरी है, रेसिडेक्स जो है किसका किसका जो है ग्रुप प्रोजेक्ट है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, तो एनएचबी और बीएसई का याद रखिएगा। फिर से डॉलेक्स क्या है, तो डॉलर और रुपया दोनों में जो है इसका शेयर का प्राइस जो है बताता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सेबी और नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग जिसको कि हम लोग थिंक टैंक भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी जो है जितना भी जो हमारा सेंसेक्स है या फिर शेयर मार्केट है वो सबको रेगुलेट कौन करता है, सेबी। तो याद रखिएगा ये जो है 1988 12 अप्रैल में आया था। अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको अपने में मिला लिया था। पहले जो है ये प्राइवेट फर्म था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपने में मतलब सेंट्रलाइज कर दिया था 1992 में। हेड ऑफिस इसका भी मुंबई में है। जोनल ऑफिस 4 है इसके, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद। टोटल जो है लोकल ऑफिस इसके 20 है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल है 6 मेंबर है और चेयरमैन जो है अजय त्यागी है। अभी का चेयरमैन आप लोग देख लीजिएगा। फंक्शन क्या क्या है, सेबी क्या क्या काम करता है, तो रेगुलेट करता है इंडियन शेयर मार्केट को, मैंने बताया भी था। इस्टेब्लिश न्यू स्टॉक एक्सचेंज, नया अगर जो स्टॉक एक्सचेंज लाना है मार्केट में तो वो भी जो काम कौन करता है, सेबी से आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है। लिस्ट कंपनीज टू शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी रहेगी कौन सी कंपनी नहीं रहेगी वो भी जो है डिसाइड करता है सेबी। वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के वेलफेयर के लिए काम करता है कि शेयर होल्डर को जो है मतलब कोई ये ना आए, कोई दिक्कत ना आए। शेयर मार्केट में वो पैसे लगा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि पैसे घाटे में चल जाए किसी मतलब टेक्निकल इशू के कारण, तो टेक्निकल इशू ये सब भी देखती है सेबी। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, जिसको कि फॉरेक्स भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेडी और करेंसी एक्सचेंज जो है फॉरेक्स में ही होता है। जैसे आपको इंडिया से अमेरिका जाना है, ठीक है, तो वहाँ पर तो इंडियन रुपी चलेगा नहीं, वहाँ पर क्या चलेगा, डॉलर चलेगा। तो आप लोग एक ये मतलब इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जिसका नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, तो आप लोग फॉरेक्स के पास जाएंगे और फॉरेक्स क्या करेगा, कुछ टैक्स लेगा, 0.001% ऐसा है। तो आप देख लीजिएगा नेट पर कितना है फॉरेक्स का टैक्स, रुपया से डॉलर चेंज करने का कुछ टैक्स लेगा। और आप जैसे 1 लाख रुपया है उसको आप जो है डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे और डॉलर में वो आपको पैसा दे देगा। तो वो काम कौन करता है, फॉरेक्स। याद रखिएगा, कंट्रोल बाई आरबीआई, आरबीआई इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब रुपया से डॉलर में कन्वर्ट करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इट्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन विच आर कंपेयर्ड बाय एनी वन कंट्री विद द अदर कंपनी। जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, हमारा अमेरिका से कितना का ट्रांजैक्शन हुआ है टोटल, मैंने मान लीजिए $1 बिलियन बोरो किया है अमेरिका से। ठीक है, मैंने सूद में कितना दिया है, ठीक है, कितना अभी बाकी है, कितना अभी हम लोग को और लेना है, ये सब का जो है हिसाब किताब जो है पूरा ट्रांजैक्शन का जो है रिकॉर्ड जो रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसका 2 टाइप होता है। आगे हम लोग देखते हैं करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट जो है शॉर्ट टर्म अकाउंट रहता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है वो सब में जो है कैपिटल करेंट अकाउंट में आता है। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट होता है लॉन्ग टर्म, जैसे ग्रांट्स हो गया, लोन्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। जैसे अमेरिका जो है $2 बिलियन का लोन लिया तो उसको हम लोग 1 साल में तो देंगे नहीं, हो सकता है 10 साल लग जाएंगे सूद देते देते, तो वो सब किस में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला जो है करेंट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड रिकॉर्ड एज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। चलिए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। एक आता है करेंट अकाउंट डेफिसिट। ये क्या होता है, जब इंपोर्ट जो है हम लोग एक्सपोर्ट से ज़्यादा करते हैं। ठीक है,
मतलब इंपोर्ट जो है हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब फॉरेन से जो सामान जो आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है देन इंडिया से जो सामान जो है हम लोग बाहर भेज रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करेंट अकाउंट हमारा डिफिसिट कर गया। ठीक है, लॉस अकट जो उसमें करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि करेंट अमाउंट डिफिसिट है। ठीक है, जब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो जितना लॉस होगा उसको क्या बोलेंगे, करेंट अकाउंट डिफिसिट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये दो टर्म है, एफडीआई एंड एफआईआई, ये टर्म का नाम आप लोग सुने भी होंगे। देखिए, फॉरेन कंट्री जो है मनी को इन्वेस्ट करेगी इंडियन मार्केट में, तो वो दो फॉर्म में मनी को इन्वेस्ट करती है, एक जो है एफडीआई के फॉर्म में, एक जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, जो कि एफआईआई के फॉर्म में। ठीक है, जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, डायरेक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी, आएगी अपना कंपनी बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब में इन्वेस्ट करेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एक जो है इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, जैसे कुछ शेयर खरीद लिए, जैसे टाटा में उसको इन्वेस्ट करना है तो टाटा के जो है 1 लाख शेयर खरीद लिए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है तो इसी एफडीआई और एफआईआई के तहत जो है इन्वेस्ट करती है। तो हम लोग ज़्यादा जनरली चाहते हैं कि कोई भी फॉरेन कंपनी आए तो एफडीआई में इन्वेस्ट करे। इससे क्या होगा कि देखिए, इससे क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेगी कोई फॉरेन कंपनी जो है, डायरेक्ट जो है इंडिया में आके इस्टेब्लिश करेंगे, तो वहाँ से जो है लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, फिर से हम लोग को कुछ गुड्स एंड सर्विसेज में भी कुछ कंपटीशन देखने को मिलेगा, हो सकता है कुछ सस्ता सामान मिले, तो ये सब जो है कुछ बेनिफिट्स होते हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि एफडीआई जो है बहुत ज़्यादा बढ़े ताकि रोज़गार भी आए। अब नीति आयोग, नीति आयोग को हम लोग थिंक टैंक भी बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम लोग अभी पॉलिटी वाले लेक्चर में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। ठीक है, पॉवर्टी परसेंटेज इंडिया में कितना है, 21.9%। अभी का फिलहाल का डेटा सेंसस तो आया नहीं है 2021 वाला, मैं ऑलरेडी बता दिया था आपको कि ये हो सकता है लेट हो गया है कोविड-19 के कारण। 2011 के सेंसस के अनुसार हम लोग के पास डेटा है। पॉवर्टी परसेंटेज इंडिया में कितना है, 21.9%। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के अनुसार कौन पुअर है, जो कि $1.25 पर डे से कम कमा रहा है। ठीक है, एक दिन में $1.25 से जो कम कमा रहा है पैसा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो है पुअर है। लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक बैंक है, ठीक है, जो कि एशिया का बैंक है। ठीक है, और ये, ठीक है, ये क्या बोलता है कि जिसका अर्निंग जो है $1.35 पर डे से कम है, वैसे पर्सन जिसका अर्निंग $1.35 पर डे से कम है, वो क्या है, पुअर है। ठीक है, और इंडिया के अनुसार क्या है, तो पर्सन हु डज एक्सपेंसेस मोर देन ₹1000 पर मंथ इन द सिटी एंड ₹826 मोर देन ₹826 इन विलेज इज नॉट पुअर। वो पर्सन जो कि शहर में 1000 रुपये से ज़्यादा खर्चा करता है, ठीक है, और गांव में 826 रुपये से ज़्यादा खर्चा करता है एक महीने में, वो जो है पुअर नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं, सुरेश तेंदुलकर कमेटी इज रिलेटेड विथ पॉवर्टी, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि कौन सा कमेटी जो है पॉवर्टी से रिलेशन रखता है, तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी। भागवती कमेटी इज रिलेटेड विथ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भागवती कमेटी जो है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर सेक्टर है मैक्सिमम पॉवर्टी। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है। चलिए अब लास्ट टर्म हम लोग देख सकते हैं, आरबीआई के बारे में कुछ देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। अभी 25वें गवर्नर है ये, शक्तिकांत दास, आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, इसका गठन कब हुआ, 1935 में। ठीक है, डिप्यूटी गवर्नर कौन है, एमडी पात्रा, एमके जैन, बीपी कनुंगो, एनएस विश्वनाथन। बीपी कनुंगो ने आई थिंक रिजाइन दे दिया या इनको हटा दिया गया अभी डिप्यूटी गवर्नर से, तो एक नए गवर्नर अभी आएंगे। तो याद रखिएगा, एमडी पात्रा, एमके जैन, एनएस विश्वनाथन, बीपी कनुंगो। ठीक है, तो 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर होते हैं आरबीआई में। 1935 में 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था विथ प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, नेशनलाइज हुआ था 1949 में। याद रखिएगा, फंक्शन क्या क्या है, तो मॉनिटरी पॉलिसी को ये ओवरसी करता है, कहाँ पैसा का कहाँ लेन देन हो रहा है, ये सब को ये देखता है।
इशू करेंसी को इशू करता है, जैसे मतलब 1 रुपये 2 रुपये ये सब कॉइन जो आ गया। फिर से आपका ये 2000 का नोट हो गया, 500 नोट का हो गया, ये सब करेंसी जो है यही इशू करता है आरबीआई। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है, फॉरेन में कितना एक्सचेंज हो रहा है। बैंक ऑफ गवर्नमेंट, सारे बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई ही करता है, और ये गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है। सारे लोन्स वगैरह जो है इसी के थ्रू पास होके जाते हैं आरबीआई। बैंकर ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का बैंकर है ये। वर्क्स एज ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कंट्री का हो इसके लिए ये काम करता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी लेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ऐसा पॉलिसी जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पे वर्क करता है, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। थ्रू दिस गवर्नमेंट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ करेंसी इन द कंट्री, मतलब कितना सप्लाई होना चाहिए करेंसी में, 2000 के कितने नोट छपने चाहिए, 500 के कितने नोट छपने चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। किसके द्वारा? बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इशूइंग करेंसी देखिए, आरबीआई हैज़ राइट टू इशू करेंसी नोट साइन बाय आरबीआई गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री विच आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। समझ गए? 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाद बाकी जितने भी नोट हैं उस पर किसका साइन रहेगा? आरबीआई गवर्नर, जो कि अभी क्या है? शक्तिकांत दास है, ठीक है। तो 500 रुपये का नोट हो गया, 2000 का, 100 रुपये का, या 50 रुपये का नोट देखिएगा, सब पर किसका साइन रहेगा? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का। लेकिन 1 रुपये के जो नोट होंगे उस पर किसका साइन रहता है? तो अपने फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अभी कौन है? निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, इनका साइन रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ हम लोगों का लेक्चर का फिनिश हुआ, अंत हुआ। तो इसे देख लें, ठीक है, जल्दी से जल्दी देख लें। और लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर जो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं कोई भी अपडेट लाऊंगा तो सीधे आपके पास जल्दी ही पहुंचेगा। थैंक यू एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, that is the Cut Off Show, and I will give all the details in my description box that is available for you. Okay, thank you, have a good day.